हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर क्लासेस। आज हम एक नए से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो 12th वाले लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका अच्छा खासा रोल है। पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं। इसके कंसंट्रेशन टर्म्स में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसमें जो हमने शीट डिस्कशन जो भी होगा आज के बाद, उस टेलीग्राम में पहले वो शीट मैं सेंड किया करूंगा और उसके बाद हम इस क्लास में, इसी लेक्चर में, इन्हीं लेक्चर्स में हम वो शीट डिस्कशन सॉल्व किया करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए और वहां से जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उनके डीपीपीज अवेलेबल है, वहां से आप डीपीपी प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम खाली उन डीपीपीज के और वर्कशीट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले टर्म से स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहले हम देखिए, these concentration terms are actually used, these are used to find the amount of substance in the mixture, तो किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी सबस्टेंस का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो पता करने के लिए हम इन टर्म्स का यूज करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे। तो अब ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में अपने पास दो चीजें आती है। पहली चीज जो है वो है होमोजेनस मिक्सचर, एंड सेकेंड पार्ट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। इस हेटेरोजेनस के बारे में हम कुछ बातें नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास एक अलग सा टॉपिक आया करता था, दैट इज जो हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करते थे। तो अपना तो मेन टॉपिक होगा होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन होता है असल में, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जैसे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर इज द solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components, जिसमें नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होंगे। तो वो डेफिनेशन आप वहां से पढ़े होंगे आपने खुद ही। यहां तो हम कुछ मैथमेटिकल चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे सॉल्यूशन में मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, शॉर्ट पॉइंट्स, जैसे कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स जो होगी, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जैसे आपने NaCl को वाटर में ऐड कर दिया, जैसे NaCl पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आप एक सैंपल टॉप से ले लो, एक सैंपल बॉटम से ले लो और एक सैंपल मिड से ले लो। तो तीनों की जो कंसंट्रेशन है, जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी, अमाउंट ऑफ मास जो होगा NaCl का इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम जो होगा उसमें सेम होगा। सो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा जो है, मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, यानी कि कंपोजिशन इज सेम हर जगह। कंपोजिशन तो लिखा ही हमने सेम, तो हर जगह एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंपोनेंट्स इज सेम। कंपोजिशन इज, इसमें सेम कंपोजिशन होती है हर जगह। ओके, तो इसमें जो भी हम अब बातें करने वाले हैं, मेनली तो इस चैप्टर के अंदर हम सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करते हैं, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वो आएगा लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। उसमें हम कुछ कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स बात करेंगे। जैसे राउल्ट्स लॉ आप पढ़ते हो, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आप हेनरीज लॉ पढ़ते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को इसके बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये जो है एक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर कंपोनेंट्स दो भी हो सकते हैं। कम से कम सॉल्यूशन जो होगा दो कंपोनेंट का होगा, ये 3, 4, 5 का भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए जो हमारे कोर्स में आता है वो दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन आता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं दो कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स के बारे में हम, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में हम खाली पढ़ेंगे जिनमें खाली दो कंपोनेंट्स होंगे, और इन सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस में खाली दो कंपोनेंट्स होंगे। हमारे पास तो ट्राइनरी, क्वाटर्नरी भी हो सकता है, बट हमारे कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो खाली बाइनरी सॉल्यूशंस है। और बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं।
बाइनरी सॉल्यूशन में खाली होंगे दो कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन बाइनरी होता है। और ये बाइनरी सॉल्यूशन जो है, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? वो दो कंपोनेंट्स में पहला सा कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। पहले सोल्यूट के बारे में कुछ बातें करते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट पे आते हैं। देखिए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बता दूं, सोल्यूट के बारे में हम ये बताते हैं कि पहले जो आप सिंपल सा एक डिफरेंस इनके बीच में बताते हैं, वो ये है कि पहले आप अमाउंट चेक कर लेते हैं। तो ये इसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, मेनली कम होता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि अमाउंट कम होने से ही हम पता कर सकते हैं। जैसे अमाउंट कम हुआ सोल्यूट बोल सकते हैं, और इसका अमाउंट ज्यादा होता है सॉल्वेंट का। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि सॉल्वेंट जो है, अगर आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके ये सॉल्यूशन बना दिया, जैसे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन की फेज आप फाइनल चेक कर लीजिए। जिसकी भी फेज, द फेज ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, द कंपोनेंट with which the phase of the resultant solution matches, the component with which the resultant phase of the solution matches, वो होता है सॉल्वेंट। मतलब ये है, वो होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास सोल्यूट है, उसका मान लीजिए सॉलिड फेज है, और आपका जो आपके पास दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड। अब आपने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया। जैसे सोल्यूशन का फेज जो भी आएगा, मान लीजिए सोल्यूशन का फेज लिक्विड आ रहा है, तो जो कंपोनेंट लिक्विड वाला होगा, मतलब यह है कि जिसका फेज रिजल्टेंट सोल्यूशन की फेज के साथ मैच करेगा, वो होता है सॉल्वेंट, और दूसरा बनेगा सोल्यूट। अब तीसरी बात यह भी है कि अगर दोनों का फेज सेम हुआ, मान लीजिए आप लिक्विड और लिक्विड को मिला रहे हैं, आप सॉलिड और सॉलिड को मिला के एक सोल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर रिजल्टेंट अगर दोनों की फेज सेम होगी, तो फाइनली अब जब ये सारी की सारी डेफिनेशंस फेल होती है, तब जाके हमारे पास एक फाइनल सी डेफिनेशन आती है। वो ये है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, इफ ऑल डेफिनेशंस फेल, जब सारी की सारी डेफिनेशंस फेल होती है, उसके बाद हम चेक करते हैं, वी चेक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फाइनल है, यहां से फाइनली आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए अमाउंट भी सेम था, अमाउंट के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते, बट अमाउंट सेम है। अब रिजल्टेंट फेज पे डिफरेंशिएट करते, रिजल्टेंट इन दोनों का फेज सेम है। अब फाइनली हम जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ये तो एक सॉल्वेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। तो इसके बारे में ज्यादा तो बात नहीं कर सकते हम, बस फिलहाल के लिए ये बता सकते हैं कि जिसका भी जो भी अपने पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट विद हायर वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस कंपोनेंट का इन दो मिक्सिंग कंपोनेंट्स के बीच में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो होता है सॉल्वेंट, विल बी सॉल्वेंट। क्योंकि क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, सोल्यूट के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम करेगा, और उतना जल्दी एक सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट होता है। क्लियर? चलिए, तो पहले अगर अमाउंट से देखा जाए, अमाउंट अगर सेम हुआ, तब हम दूसरे इस पॉइंट पे जाएंगे, हम फेज चेक करने की कोशिश करेंगे। जिसका फेज रिजल्टेंट सॉल्यूशन की फेज के साथ मैच करेगा, वो बनेगा सॉल्वेंट, और दूसरा होगा सोल्यूट। अब अगर ये कंडीशन भी मैच हुई, दोनों के लिए सेम हुआ, फेज भी सेम है, और लास्ट में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर? चलिए, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन टर्म का जो ये जो मोटिवेशन है कि क्यों पढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म, इसका जो लॉजिक है, इसके पीछे की जो स्टोरी है, वो ये है कि मान लीजिए कहीं पे आपने देखा, आपने इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखी होगी। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 5 ग्राम को, 5 ग्राम ग्लूकोज को, 5 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड विद 100 ग्राम वाटर, है ना। अब उसमें पहचानना सोल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, सबस्टेंस का अमाउंट कितना है। या मान लीजिए ये पूछा जाए 2 मोल
2 मोल ग्लूकोज, कहीं मोल मोल एनालिसिस से चेक करते हैं, 2 मोल ग्लूकोज को मान लीजिए 2 मोल वाटर में ऐड किया जाता है, या 10 मोल या 20 मोल वाटर में ऐड किया जा रहा है। तो इस अमाउंट को चेक करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर ये कितना मास प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस का, कितना मोल प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस का, ये सब चेक करने के लिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। दीज टर्म्स आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में जो पहली वाली कंसंट्रेशन टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे W/W%। W/W% का नाम है मास परसेंटेज। इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंट कहो, मास परसेंटेज कहो, या मास बाय मास परसेंटेज कहो, बात एक ही है। बस हमारा गर्ज जो है, हमारा मेन जो एम है वो ये है इसको समझना कि कैसे इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सॉल्यूशन में आज तक जो आपने पढ़ा है इसको आपने भूल जाना है, पहली बात। क्योंकि इस कंसंट्रेशन टर्म का मेन एम ये है कि पहले एक स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देता है कि उसको एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना नहीं आता। वंस आप पहले स्टेप में फेल हो गए तो इसके बाद आने वाले जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो तो गलत होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। जैसे अपने पास है, मैंने कहा W/W, यहां तो पहला ये W इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां ये वाला W इंडिकेट करता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चे इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है, अपने पास लिखा है एग्जांपल हम बात करेंगे। मान लीजिए लिखा है 40% W/W NaOH सॉल्यूशन, 40% W/W NaOH सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। 40% W/W NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आप सब जानते हैं, आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी होती है, आप सब इसको पहली बात जो गलती करते हैं वो पढ़ना नहीं आता। पढ़ते कैसे आप? 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, या आप ऐसे पढ़ोगे 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या सॉरी सॉल्यूशन। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे आप आज के बाद नहीं पढ़ेंगे इसको। पढ़ना ऐसे है, 40% W/W NaOH solution means, it means 100 ग्राम of solution, 100 ग्राम of solution contains, इस पे ध्यान दीजिए आप, contains 40 ग्राम NaOH। देखिए 100 ग्राम NaOH solution, 100 ग्राम solution contains 40 ग्राम NaOH। इसका पहली बात कभी भी ये मतलब नहीं है कि अपने पास 40 ग्राम NaOH है। 40 ग्राम NaOH तब होगा जब अपने पास सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा। और बस खाली ये लिखने से, मान लीजिए हमने यहां लिखा 40% W/W NaOH सॉल्यूशन जो है, आप पढ़ते इसको ऐसे हैं, 40 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम्स इस तरह से नहीं पढ़ना है, बिकॉज इस तरह से जितने भी सारे आगे प्रॉब्लम्स आएंगे वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा कि इस तरह से पढ़ने में हमारे क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं। इसलिए आप पहली बात ये याद रखोगे कि पढ़ना ऐसे है। वंस आप इसको हाउ टू रीड इट, इसको रीड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 40% W/W NaOH solution means 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि 40 ग्राम NaOH अपने पास है। हाँ, 40 ग्राम होगा तब जब सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा। अदरवाइज मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 ग्राम में अगर 40 ग्राम है तो मैं यहां लिख सकता हूं 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स। अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम है तो मैं ये भी बोल सकता हूं 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर खाली 4 ग्राम होंगे, 4 ग्राम NaOH। या मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, लिख सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 400 ग्राम NaOH। इसके बाद आप आज से इस लैंग्वेज में इसको पढ़ोगे, 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम, या मैं ये बोल सकता हूं 10 ग्राम के अंदर 4 ग्राम, ये बोल सकता हूं 1000 ग्राम यानी कि 1 kg के अंदर 400 ग्राम NaOH है। इन सब का एक ही मतलब है, इन तीनों के तीनों का एक ही मतलब है, और वो मतलब है 40% W/W, 40% W/W NaOH सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, इस सब से पहले तो हम समझ गए, इससे हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता कर सकते हैं, जैसे आपने देखा। अब अगर अपने पास 100 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन से हम पता कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी। सॉल्यूट तो 40 ग्राम है
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा डायरेक्टली 60 ग्राम। इस वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और एक्सटर्नल पैरामीटर की जरूरत नहीं होगी बच्चे, ये खाली होगा 60 ग्राम सोल्यूशन के, ये 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 60 ग्राम होगा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है, मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूं, अब मैंने रेफरेंस जो 100 ग्राम लिया तो इसके अंदर 40 ग्राम NaOH है, इसका मतलब जो 60 ग्राम होगा वो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा। इसके लिए हमें डेंसिटी कोई और पैरामीटर नहीं चाहिए कैलकुलेट करने का, बड़ा सा सिंपल है, बस इतना जान रहे कि पढ़ते कैसे इसको। 40% NaOH solution means 100 gram of solution contains 40 gram, या 10 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम, 1000 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 400 ग्राम, तीनों का तीनों एक ही मतलब है, दैट इज 40% W/W NaOH सोल्यूशन। दूसरी बात, परसेंटेज W/V, इसको आप मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी पढ़ सकते हो, बिकॉज सोल्यूट का तो मास दिया हुआ है और सोल्यूशन का क्या, वॉल्यूम, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W/V, W indicates mass and V indicates volume, mass by volume percent। एग्जाम्पल, चलिए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है 40%, फिर से मैं ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा, 40% W/V NaOH solution, 40% W/V NaOH solution, what does that mean? 40% W/V NaOH solution पढ़ते कैसे आप ध्यान रखिए, 40% W/V NaOH सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन का वेट नहीं दिया है, V दिया है, वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का, और सोल्यूट का क्या पूछा जा रहा है, सोल्यूट का वेट पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं लिखूंगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स ओके 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम क्यों, बिकॉज सोल्यूट का मास पूछा, यहां बताया जा रहा है, W/V पूछा जा रहा है। So 100 ml of solution contains 40 gram NaOH। तो यहां पे भी मैं फिर से बात बताऊंगा, यहां पे भी मैं ये बताऊंगा कि अपने पास 40 ग्राम NaOH तब होगा जब सोल्यूशन का अपने पास 100 ml होगा, अदरवाइज नॉट। इसका ये भी मतलब होगा, अब इसका और एक मतलब ये है कि 1000 ml सोल्यूशन के अंदर, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर, शाबाश, अगर 100 के अंदर 40 तो 1000 ml सोल्यूशन के अंदर 400 ग्राम NaOH होगा, या यहां पे 10 ग्राम में अगर 10 ml में बात करें, 10 ml सोल्यूशन के अंदर होगा, शाबाश, दैट विल बी ओनली 4 ग्राम ऑफ NaOH। तीनों का एक ही मतलब है, और वो मतलब है 40% W/V NaOH सोल्यूशन। क्लियर, चलिए ठीक है, परफेक्ट, सही है। इससे आप बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट करिए, जैसे आपको कैलकुलेट करना है वेट, आपको करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर, सोल्यूट का तो वेट पता ही है, सोल्यूट का वेट 40 ग्राम है, सोल्यूट का वेट 40 ग्राम है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को पता कैसे करें, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे हमें पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन बराबर होगा, सोल्यूशन का वेट सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट के बराबर होगा। अब सोल्यूशन का वेट नहीं पूछा जा रहा है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, होना चाहिए, क्लियर है, वो तो है, और साथ ही साथ में डेंसिटी। देखिए अगर ये प्योर वाटर है, इफ दिस इज प्योर वाटर, अगर ये प्योर वाटर है, अगर ये प्योर वाटर है तो उसकी डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये है कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होगा वही बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूशन भी फिर 100 ही होगा। बट यहां प्योर वाटर की बात तो नहीं हो रही है, यहां तो बात हो रही है सोल्यूशन की। इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मस्ट बी नोन। इफ डेंसिटी ऑफ, चलिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml, हर एक ml के अंदर 1.2 ग्राम, तो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। देयरफॉर जो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन आएगा बच्चे, मास ऑफ सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज़ डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का कितना वैल्यू, 1.2 ग्राम पर ml मल्टीपल बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 ml, 100 ml, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.2 इंटू आ जाएगा कितना, 100, दैट इज 102 ग्राम। तो जो सोल्यूशन का वेट आया, सोल्यूशन का वेट आया 120 ग्राम, और सोल्यूट का वेट पता है, सोल्यूट का वेट पता, सोल्यूशन का वेट पता, इसका मतलब यह है हम इन दोनों वैल्यू से
वेट ऑफ सॉल्वेंट पता कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन, उसमें से माइनस कर लो वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूशन का वेट 120 ग्राम माइनस कर लो 40 ग्राम एंड ये बन जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आपको कम से कम सोल्यूशन का जो डेंसिटी है वो पता होना चाहिए। एक बार आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता चला, उससे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट पता कर सकते हैं। लेकिन वेट ऑफ सोल्यूट को पता करने के लिए, ये इसमें वेट परसेंटेज में वेट ऑफ सोल्यूट को पता करने, सॉल्वेंट को पता करने के लिए आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेंसिटी का कोई भी यहां रोल नहीं होता। ठीक है, चलिए क्लियर। इसके बारे में इन कंसंट्रेशन टर्म्स, चाहे आज के बाद कोई भी लेक्चर अपलोड हो, इनके बारे में जितने भी सारी शीट डिस्कशंस होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे, जो रेस्पायर क्लासेस की जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पे क्लिक करके आपको ये आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वहां पे आपको जितने भी सारे शीट्स होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के शीट डिस्कशन होगा, वहां पे आपको अवेलेबल होगा। यू जस्ट नीड टू प्रिंट इट आउट और उसके बाद जो आपके कंसर्न टीचर्स है वो यहाँ पे उस शीट डिस्कशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और एक कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें सोल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी लिया जाता है, सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लिया जाता है। जैसे अपने पास, इसको देख के एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम O2 इन एयर, V by V O2 इन एयर। ये वॉल्यूम इंडिकेट करेगा सोल्यूट का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 20% V by V O2 इन एयर। 20% V by V O2 इन एयर का क्या मतलब होगा समझते हैं। 20% V by V O2 इन एयर का पढ़ते कैसे, इसको ऐसे नहीं पढ़ना। 20 आप ऐसे पढ़ोगे सर सोल्यूट का अमाउंट वॉल्यूम ये मिलीलीटर में होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट मिलीलीटर में होगा, ml में होगा जरूर, बट पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे नहीं है 20 ml ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन एयर इन 100 ml ऑफ एयर। नो, पढ़ेंगे आप ऐसे आज के बाद, 100 ml ऑफ, इसमें फर्क है 20 ml 100 ml में। ऐसे बताओ आप 20 ml ऑक्सीजन 100 ml में, या आप ऐसे पढ़ो कि 100 ml के अंदर 20 ml। फर्क है, इनमें फर्क अच्छा खासा है और वह फर्क जो है विद टाइम इन लेक्चर्स में जो कवर होने वाला है वो आपको वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहां इसको आप पढ़ेंगे कैसे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 20% V by V O2 इन एयर, इसका मतलब यह है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ml ऑक्सीजन का। तो जो मेनली एयर है इसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मेनली काउंट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा फिर। अगर 100 ml टोटल एयर है, टोटल एयर यानी कि टोटल सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कौन है यार, एयर है ना, दैट मींस 100 ml ऑफ एयर कंटेन्स 20 ml ऑफ O2। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एयर है वो 100 ml है, इस 100 ml के अंदर जो ऑक्सीजन है सोल्यूट है, कम अमाउंट में अवेलेबल है, जो सोल्यूट है वो 20 ml है। तो जो बाकी एयर का जो बाकी पार्ट बचेगा, काइंड ऑफ वी कैन से सॉल्वेंट जो बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 80 ml। हमें अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ N2 पता है, मास ऑफ N2 इज अननोन। मास ऑफ N2 के बारे में हमें कोई भी आइडिया अभी नहीं है। खाली हमें क्या चाहिए, खाली हमें जो इंफॉर्मेशन अभी दी हुई है, देखिए वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ O2 भी दिया हुआ है, कितना, वॉल्यूम ऑफ O2 20 ml है, और इससे हमें पता चला कि वॉल्यूम ऑफ जो N2 है, रेस्ट ऑफ द जो इसमें मिक्सचर में जो बाकी सॉल्वेंट है वो 80 ml है। मास ऑफ N2 को कैसे पता करें, या तो इस मास ऑफ N2 को पता करने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। एक बात, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से पता क्या हो जाएगा, और दूसरी बात ये भी होना चाहिए पता, या ऐसे भी पता होना चाहिए, अगर आपके पास मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अभी मैं बोल रहा हूं, डेंसिटी ऑफ व्हाट, N2, डेंसिटी ऑफ N2 पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तब जाके आप डेंसिटी ऑफ इसका भी पता कर सकते हैं, मास और इसका भी। जैसे अपने पास वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है कितना, हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ N2 दैट इज 80 ml।
अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ जो N2 है, मान लीजिए वो 1.2 है या 0.2 है, चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा 0.2, तो इसका मास कैसे आएगा, मास ऑफ N2 दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू, डेंसिटी दिया हुआ है 0.2 मल्टीपल बाई 80 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 ग्राम एज, ऐसे ना मास पता करने के लिए। इसी तरह से आपको मास ऑफ O2 पता करने के लिए, मास ऑफ O2 को पता करने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ O2 पता होना चाहिए सच दैट आप इसमें वॉल्यूम ऑफ O2 करोगे और आपका मास आ जाएगा, मास आ जाएगा किसमें, ग्राम्स में आ जाएगा। या अगर ऐसा भी नहीं दिया है, डेंसिटी नहीं दिया है, तो तब जाके डेफिनेटली जो आपके पास पैरामीटर जो गिवन होने चाहिए वो होने चाहिए प्रेशर। जैसे आप इक्वेशन जानते हैं PV इक्वल टू NRT, तो अगर डेंसिटी नहीं दिया है तब जाके आपको इस इक्वेशन से आपको कम से कम PV और T का वैल्यू पता होना चाहिए, दीज मस्ट बी नोन, ये पता होंगे तो इनसे हमें N पता चलेगा, N पता चलेगा तो आप डायरेक्टली इस N को पता करके आप मास ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अरे बात समझ आ रही है आपको? अब जितने भी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे, हाउ टू रीड इट। उसके बाद जितना भी शीट डिस्कशन में हमारा होगा, जितने भी सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, उनमें आपके सामने एक शीट होना चाहिए, जो शीट वर्कबुक आपके पास होना चाहिए, जो हम सेंड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो आपके सामने होगा। मैं खाली आंसर लिखूंगा एज पर क्वेश्चन नंबर, क्लियर, शाबाश। तो आज ही आप इसको डाउनलोड करके रखिए, इट इज बेटर कि आप इसको प्रिंट आउट करके रखें और अपने सामने रखें ताकि आप इन वाले सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कर पाए। देखिए PV इक्वल टू NRT में अगर आपको P पता चला, V पता चला और T पता चला, इससे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे N का। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स पता चला, तो इसका मतलब मास भी पता चलेगा, बिकॉज आपके पास आपको पता ही है कि मास किसके बराबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, जिसे आप मोल कांसेप्ट में ग्राम एटॉमिक मास भी पढ़े थे, क्लियर। चलिए इससे मास भी पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट है ग्राम पर लीटर। देखिए ये ग्राम पर लीटर एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन टर्म है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, एक कंसंट्रेशन का दूसरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है। ग्राम पर लीटर और ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये वाला, ये काफी मिलती जुलती प्रोसेसेस है, काफी मिलती जुलती ये ना टाइप्स है, टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे W/V, यहाँ पे हम जो वॉल्यूम सोल्यूशन का ले लेते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं 100 ml, और यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट हम फाइंड आउट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है। लेकिन यहाँ ग्राम पर लीटर है। ग्राम पर लीटर का मतलब ये है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं पहले ऐसे, ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर। अब इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे आपके पास, मैं इसके रेस्पेक्ट में इसके रिलेटेड एक एग्जांपल बनाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 40 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन का मतलब बच्चे ये है, देखिए ये लीटर जो है ये अमाउंट इंडिकेट करेगा किसका, ये इंडिकेट करेगा अमाउंट किसका, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। जैसे वहां पे ये डिनोमिनेटर वाला टर्म, हर कंसंट्रेशन टर्म के अंदर जो डिनोमिनेटर एक्सेप्ट मोलालिटी में कुछ और होता है, तो यहाँ पे लीटर में है, लीटर ये सॉल्यूशन ये लीटर इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन का अमाउंट, वॉल्यूम, और ये इंडिकेट करेगा किसका, सॉल्यूट का। तो 40 ग्राम पर लीटर को आप पढ़ोगे कैसे, ऐसा नहीं कि 40 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, ऐसे पढ़ोगे आप 1 लीटर के अंदर, दैट मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, 1000 ml सॉल्यूशन contains 1000 ml सॉल्यूशन contains 40 ग्राम NaOH। देखिए इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात पता है आपको क्या है, वो ये है कि आप चाहो 40 ग्राम लिख दो या आप चाहो 1 मोल NaOH लिख दो, मोल में से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट पूरा का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है, उससे भी आप इंफॉर्मेशन लेके आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मास दिया है कितना, मास दिया है 40 ग्राम और इसका ग्राम एटॉमिक मास कर दो, NaOH का ग्राम एटॉमिक मास 40 होता है, तो ये बन गया कितना, मोल, 1 मोल। मतलब ये है कि 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम का हो NaOH का, या आप ऐसे कहो कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल NaOH का,
बात एक ही है, बात एक ही है। बाकी वाली कंसंट्रेशन टर्म्स में, जैसे मैंने इस वाली कंसंट्रेशन टर्म के अंदर बात की, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में बात की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इन 100 ml एज रेफरेंस वैल्यू, बट यहां पे जो 100 ml के बदले में हम यूज करेंगे दैट इज पर लीटर, दैट इज 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर आपको NaOH का मास पता करना है। क्लियर है? चलिए, अब आप यहां ये भी बता सकते हैं, देखिए बच्चे, अगर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH है, इसका तो ये भी मतलब है ना कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर होगा, 100 ml सॉल्यूशन विल कंटेन 100 ml solution contains 4 ग्राम NaOH। अगर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम है, इसका मतलब यह है कि 100 ml के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम NaOH होगा। अब अगर यहां पे देखिए 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम होगा, ये ऐसा लग रहा है कि एक जानी पहचानी टर्म है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर 40 ग्राम NaOH है, वो तो ठीक है, ग्राम पर लीटर आ गया, बट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम कहना, अरे ये तो बात हो रही है ना असल में किसकी, ये बात हो रही है असल में परसेंटेज W/V की। अरे ये बात हो रही है परसेंट W/V की। W/V परसेंट में हम क्या ले लेते हैं, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर बताइए कितना है, 4 ग्राम, तो ये असल में जो 40 ग्राम पर लीटर है, ये असल में 4% W/V NaOH सॉल्यूशन है। फिर से सुनिए यहां पे, अगर अपने पास सॉल्यूशन का 1000 ml सॉल्यूशन है, उसमें 4 ग्राम है, 40 ग्राम है, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम, इसका मतलब यह है कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम NaOH, सॉल्यूट का 4 ग्राम, कितने के अंदर, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये तो असल में इंडिकेट करेगा ना 4%। अगर आप अलग से सेपरेटली अगर आप 4% W/V को पढ़ोगे, 4% W/V NaOH सॉल्यूशन पढ़ोगे, 4% W/V NaOH सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे आप तो इसको ऐसे पढ़ोगे ना कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या 4 ग्राम NaOH है, तो वही तो यहां लिखा है 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम, यही तो है 4% W/V NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है, देयरफॉर मैं यहां पे एक नोट पॉइंट यहां ऐड कर सकता हूं, वो ये होगा, ग्राम्स पर लीटर इज ऑलवेज 10 टाइम्स परसेंटेज W/V। ये बढ़िया नोट पॉइंट है, ये बढ़िया है, ये वाला पॉइंट यहां देखिए, ग्राम पर लीटर इज ऑलवेज 10 टाइम्स परसेंटेज W/V, बिकॉज आपका ग्राम पर लीटर कितना आया था, 40 ग्राम पर लीटर, आपका ग्राम पर लीटर आया था 40 ग्राम पर लीटर, और आपका परसेंट W/V आ रहा है, यहां पे आपका आया था 40 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब 40 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन को ही हम इन टर्म्स ऑफ W/V परसेंट में बात करें तो 4% W/V NaOH सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अरे मेरे भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो तो तब ठीक है, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म्स की एक्सट्रीम लेवल तक हम जाएंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में बात करेंगे, दो सॉल्यूशन जब जिनकी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होगी तो उनको मिक्स करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ जेई एडवांस लेवल की, IIT जेई मेंस और IIT जेई के लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है पहले। जैसे यहाँ लिखा है ग्राम पर लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज 10 टाइम्स परसेंट W/V। इसका मतलब जहां आप बोलो 40 ग्राम पर लीटर NaOH, दैट विल बी 4% W/V NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कहीं पे आज के बाद आपको कहीं पे दूर से मान लीजिए परसेंटेज W/V दिखा, मतलब आपको परसेंट W/V किसी सॉल्यूशन का दिखा, मान लीजिए वो X है, तो आप डायरेक्टली लिख देना कि अगर इसको मैं ग्राम पर लीटर में लिखूं तो वो बराबर होगा 10x। ये X क्या है, परसेंटेज W/V। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दूसरा है ppm को तो आप जानते ही है, बड़ा प्यारा वर्ड है ये। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन इससे पहले मैं अगर पिछले स्लाइड पे यहाँ पे कुछ पॉइंट बता दूं, वो ये होगा कि यहाँ पे अपने पास सॉल्यूट का तो पता ही है 40 ग्राम है, सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करने के लिए बच्चे वेट ऑफ सॉल्वेंट
वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करने के लिए वी नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, वी नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। मल्टीपल क्या करेंगे इसमें, ओके सॉरी, हाँ, या डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर डायरेक्टली दिया है तो तब तो ज्यादा ही बेहतर है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी नोन, ये पता होना लाजमी है और गिवन भी होगा, गिवन होगा, जरूरी गिवन होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा। अब आपके पास मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 1.2 ग्राम पर ml और आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं क्या करूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट को पता करने के लिए पहले मैं मास ऑफ सॉल्यूशन करूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीपल करूंगा, दैट मींस 1.2 मल्टीपल बाय इसका वॉल्यूम दैट इज 1000, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। और एक बार आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चला, जैसे 1000 इंटू 1.2 दैट इज 1200 ग्राम, तो 1200 ग्राम आपका सॉल्यूशन का मास होगा, और 1200 ग्राम अगर सॉल्यूशन का मास है और सॉल्यूट का मास तो 40 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 1200 में से ये 40 माइनस कर दो, 1160 बचेगा, 1160। ठीक है, तो जहां पे ये वॉल्यूम वाली टर्म्स आती है वहां पे हमें वॉल्यूम ये ना डेंसिटी का तो अच्छा खासा ये ना जरूरत पड़ती है डेंसिटी। क्लियर, चलिए पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं। देखिए यहां जो पार्ट्स पर मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन कितना होता है, 10 लाख है ना, अरे मिलियन कितना होता है, मिलियन इज 10 पावर 6, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, एक मिलियन मतलब 10 पावर 6, 10 लाख है। ठीक है, तो यहां पे ये वाली टर्म्स दिस पार्ट्स पर मिलियन ये तब यूज होता है, इसमें आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, दैट दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस। जैसे अपने यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, उनमें जो ऐड होता है, जैसे हम क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं तो वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ऐड करते हैं, एज पर उसमें कंसंट्रेशन टर्म का हम यूज करते हैं अच्छा खासा। पार्ट्स पर मिलियन, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। ओके, चलिए तो ये हम बात करते हैं केस फर्स्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स। जैसे अपने पास पार्ट्स पर मिलियन में क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में ऐसा बात करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेकिन किसमें, 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा सॉल्यूट का, 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम होगा किसका, सॉल्यूट का। जैसे एग्जांपल यहां लिखा है 200, बच्चे यहां लिखा है 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है, इट मींस पढ़ना कैसे, इसको हमेशा सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये वाला हम डिस्कस कर रहे हैं अभी किसके लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, गैसेस के लिए हम अलग बात करते हैं। 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे रीड करना है इसको। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का 10 पावर 6 ग्राम है, 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का। अब अगर 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 200 ग्राम, अगर आप ध्यान से और गौर से इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे ग्राम है सॉल्यूशन का और यहाँ पे सॉल्यूट का भी ग्राम है, तो ग्राम है, मास में मास परसेंटेज टाइप है। इसका मतलब ये है 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 200, अगर 10 पावर 6 में इतना तो 1 ग्राम के अंदर 200 डिवाइड बाई 10 पावर 6 ग्राम है, 10 पावर 6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। अब करना क्या है हमें इस ग्राम से, अब इसको मैं वेट बाई वेट परसेंटेज में लेके आ सकता हूं। वेट बाई वेट परसेंटेज में लेके आने के लिए, चलिए वेट बाई वेट परसेंटेज में लेके आने के लिए 1 ग्राम है तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, वेट बाई वेट में हम कितना लेते हैं सॉल्यूशन का, 100 ग्राम,
तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा बच्चे? अगर 1 ग्राम में 200 डिवाइड बाई 10 पावर 6, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 200 डिवाइड बाई 10 पावर 6 इंटू 100। देख लीजिए ध्यान से, अगर 10 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 200 ग्राम, तो 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 200 डिवाइड बाई 10 पावर 6 ग्राम। अब 100 ग्राम के सोल्यूशन के अंदर कितना होगा? 200 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 ग्राम। अब ये बताइए आप, 200 डिवाइड बाई 10 पावर 6 इंटू 100 ग्राम, ये कितना बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 पावर 4 बनेगा ऊपर, 10 पावर 6 नीचे है, तो ये बनेगा 2। इसको आप ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं समझना कि ये गैसेस के लिए, गैसेस के लिए हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे तो ये बन गया 2 डिवाइड बाई 10 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 0.02। किस में आ गया ये? परसेंटेज W बाई V, सॉरी W बाई W। इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब ये है कि 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02% W बाई W कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन। और इसमें भी आपको जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यहां लिखा है 400 ग्राम CHCl3, 400 ppm CHCl3 सोल्यूशन। इसका मतलब ये होगा, ppm लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन के अंदर 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 400 ग्राम CHCl3। अब 10 पावर 6 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 400 डिवाइड बाई 10 पावर 6, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना होगा? वो होगा 400 डिवाइड बाई 10 पावर 6 इंटू 100, और वो कितना होगा? यहां आ गया 10 पावर 2, 10 पावर 2 दैट इज 10 पावर 4, 10 पावर 6 दैट इज 0.04। इसका मतलब ये है, इसका फाइनली मतलब ये है कि 400 ppm 400 ppm CHCl3 सोल्यूशन के अंदर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 400 ppm कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होता है 0.02% W बाई W CHCl3 सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी आपको जो कंपोनेंट्स हैं उनका वेट पता करने के लिए, जैसे सॉल्वेंट का वेट पता करना है, सोल्यूट का वेट पता करना है, उसके लिए आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें वॉल्यूम वाली कोई भी टर्म नहीं आती। इसलिए यहां तक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा फॉर गैसियस मिक्सचर से, और इसमें और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, और उसके बाद ही हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह पे आगे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।